नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। नीतीश के निशांत ही जदयू के भविष्य, इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा बयान। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, किया आंदोलन। कोचिंग विवाद मामले पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, कहा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 को दी मंजूरी। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू के सीनियर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार के सियासी गलियाराओं में हलचल तेज हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही जेडीयू का भविष्य है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या विधान परिषद में जाएंगे, इस पर अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन इस बयान के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीयू में अब निशांत युग की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही आगामी एमएलसी चुनाव पर महागठबंधन को घेरते हुए श्रवण कुमार ने कहा है कि चुनाव से पहले दावे चाहे जो भी हो, लेकिन असली फैसला विधायकों की संख्या बल पर होता है और महागठबंधन के लिए यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर की दुखद घटना पर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं कि मंत्री श्रवण कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर और क्या कुछ कहा। जो भी घटनाएं हुई है बहुत दुखद है और ऐसे घटनाओं की जांच हो रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार समीक्षा करके आगे की रणनीति भी बनाएगी। सर, बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं पर आरजेडी के लोग भी करें कि अपना उम्मीदवार देंगे और जीत करके आने की संभावना है। चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ये विधान परिषद का चुनाव तो संख्या बल के आधार पर चुनाव होना है, तो संख्या बल जिसके पास होगा वो चुनाव में उनके उम्मीदवार जीत के जाएंगे। लेकिन पिछले बार की जो घटनाएं देखी जा रही है उस घटना पर अगर ध्यान दिया जाए, समीक्षा की जाए और उस घटना को बारीकी से अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं दिख रहा है। क्या लगता है अभी तक कोई किसी ने एनडीए ना महागठबंधन किसी ने नामांकन नहीं किया, तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सभी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता समीक्षा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जैसे प्रक्रिया पूरा होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिनके उम्मीदवार जिनको खड़ा करना है उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। क्या लगता है निशांत को लेकर अभी तक तय हुआ है कि नहीं? क्या निशांत विधान परिषद जाएंगे या वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे कि कौन सी विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे। वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाया जाएगा। लेकिन निशांत को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे किसी विधानसभा सीट से, नौ से भी चर्चा तेज है। इसकी पूरी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन हम लोगों के लिए, हमारे पार्टी के लिए वो भविष्य है, उसको हर हालत में आगे आना है और लाने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी उसके लिए किया जा सकता है
हमारी पार्टी भी करेंगे और हम लोग की भी इच्छा है। सर मुझे एक सवाल है, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में निशांत को लेकर फैसला हो सकता है, निशांत को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, ये तो जब बैठकें होगी और बैठक के पहले हमारे सभी बड़े नेता बैठेंगे तो क्या फैसला लिया जाएगा, क्या फैसला होगा, वो आपको विस्तार से लोग बताएंगे। निशांत के नाम पर सहमति बनेगी? निशांत के बारे में मैंने पहले बताया कि निशांत इस पार्टी के भविष्य हैं और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम बचे हुए हैं उसको उठाया जाए। जदयू 1 करोड़ से अधिक सदस्यता ने अपना ली, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जदयू के छोटे से बड़े सभी नेताओं को धन्यवाद, बधाई, और ख़ास करके ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों ने सदस्यता अभियान की गति दी है, तेज़ किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग कह रहे थे जदयू समाप्त हो जाएगा, जदयू खत्म हो जाएगी, ये बड़ा ये बात हमेशा जब चुनाव आता है तो ये बात पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है बात कहती है, और जब जब फिनिश करने की बात कही जाती है तब तक हमारी पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है, विजन रहा है, नीतीश कुमार जी का काम रहा है, बिहार के लोगों को अटूट भरोसा है, और नीतीश कुमार जी का काम जब जब दिखेगा तो बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। कहा जाता है इतिहास एक गवाह है, जब जब छात्र सड़कों पर उतरे हैं तब तब सत्ता और प्रशासन को झुकना पड़ा है। लेकिन अमूमन ये आंदोलन कॉलेज की फीस, रुकी हुई नियुक्तियां या फिर पेपर लीक के खिलाफ होते हैं। मगर आज जो तस्वीरें बिहार की राजधानी से निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक मांग के लिए नहीं, यह गुस्सा किसी सरकारी नीति के खिलाफ नहीं है, यह सैलाब उमड़ा है सिर्फ एक शिक्षक के लिए, एक ऐसे गुरु के लिए जिसने सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया नहीं बल्कि हजारों छात्रों की जिंदगी को बदला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशन आनंद सर की। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उनके छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पटना के चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रोशन सर को रिहा करो के नारे गूंज रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोई आंदोलन रातों रात या अपने आप खड़ा नहीं होता। इसके पीछे सालों की वो तपस्या होती है जो एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए करता है। रोशन आनंद सर और इन हजारों छात्रों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक कोचिंग या स्टूडेंट का नहीं था। छात्रों का कहना है कि जब कोई दूर दराज के गांव से निकलकर पटना की तंग गलियों में डिप्रेशन से जूझ रहा होता था, तब रोशन सर क्लास में एक्स्ट्रा समय देकर उन्हें बेटा कहकर ढांढस बढ़ाते थे। परीक्षा से पहले का वो मोटिवेशन और हर व्यक्तिगत समस्या में एक पिता की तरह खड़ा रहना, आज छात्र उसी कर्ज को चुकाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। यह जुटना समाज को 3 बड़े संदेश दे रहा है। पहला संदेश, आज के इस कॉर्पोरेट और डिजिटल कोचिंग के दौरे में भी इंसानी रिश्ते और भावनाएं पूरी तरह जिंदा है। दूसरा संदेश, समाज आज भी एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक की कदर करना जानता है। और तीसरा संदेश, आज के युवाओं में अन्याय और अपनी असमिता के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला है। बेशक कानून सर्वोपरि है, कानून अपना काम करेगा, कानूनी प्रक्रियाएं अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप का जांच अदालत करेगी, लेकिन सड़कों पर लगा यह जाम और छात्रों की आंखों में नमी प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि शिक्षा सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं बल्कि दिल जीतना भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन हजारों छात्रों की अनुशासित लेकिन पुरजोर मांग को सुनेगा? क्या रोशन आनंद सर के इस लीगल केस में छात्रों के इस भारी समर्थन का कोई असर दिखेगा? हमारी नजरें इस पूरी खबर पर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे आंदोलन की जमीनी हकीकत क्या है, छात्र इस वक्त सड़कों पर क्या रणनीति बना रहे हैं और प्रशासन का इस पर क्या रुख है, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ आके न्यूज़ 24 पर।
व्यवस्था में चूक और हाल ही में वायरल हुए फायरिंग वीडियोस ने राज्य के सियासी और प्रशासनिक गलियाराओं में हलचल तेज कर दी है। इस पूरे कोचिंग विवाद पर बिहार सरकार के कद्दावर नेता अशोक चौधरी ने एक बेहद बड़ा और कड़ा बयान दिया है। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर चल रहे इन धंधों और सुरक्षा के खिलवाड़ को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा मामला क्या है और सरकार अब क्या सख्त कदम उठाने जा रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद और वहां सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक निजी बॉडीगार्ड खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना ने प्रशासन की मुस्तैदी और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस पूरे मामले पर मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। निजी बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग और उनके बढ़ते चलन पर मंत्री जी ने एक व्यवहारिक बात भी कही। उन्होंने माना कि आज के दौरे में रसूख या सुरक्षा के लिए निजी बॉडीगार्ड रखने का एक प्रचलन यानी ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी सरेआम गोलियां चलाए। यह पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है और पुलिस इसकी हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वह है कोचिंग संस्थानों के लिए एक कड़े नियम या रेगुलेशन की मांग। मंत्री अशोक चौधरी ने बेबाक अंदाज में कहा कि अब समय आ गया है जब निजी कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त रेगुलेशन एक्ट लाने की बेहद जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि जिला अधिकारी के पास इस बात की पूरी और पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि उनके जिले में कौन कौन से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। अगर कोई नया संस्थान खुलता है तो इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रशासन को दी जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि बेहद छोटी छोटी जगहों पर बिना किसी बुनियादी सुविधा या सुरक्षा मानकों के धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। मंत्री जी के मुताबिक ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। बात सिर्फ कोचिंग संस्थानों तक ही सीमित नहीं रही। हाल ही में मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर उठे इस सवाल पर अशोक चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मुजफ्फरपुर की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि राज्य के तमाम अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों के लिए फायर सेफ्टी रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना और इसके लिए नए कड़े नियम लाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होगा तब तक ऐसी लापरवाही पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान से साफ है कि सरकार अब एक्शन मोड में है, चाहे वह कोचिंग संस्थानों के बीच की गुंडागर्दी हो या बिना रजिस्ट्रेशन के संकरी गलियों में चल रही दुकानें हो या फिर अस्पतालों में सुरक्षा से खिलवाड़। अब हर मोर्चे पर कसौटी कड़ी होने वाली है। अब देखना यह होगा कि मंत्री जी के इस बयान के बाद जिला प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और इन अवैध और असुरक्षित संस्थानों पर कब तक गाज गिरती है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। ये जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे पुलिस एक्ट करेगी। इसमें तो ये तो एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई है ना, तो इसको देखा जाएगा, इसको पुलिस प्रशासन देखेगी अपने तरीके से। लेकिन सर शिक्षक आपस में सर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब शिक्षक का भी स्तर गिर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बोलिए। नेता का अभिनेता का तो स्तर गिरता है तो समझ में आता है, अब शिक्षकों का भी गिर रहा है तो हम क्या करें। शिक्षक भी आपसी, ये तो अर्थ युग आ गया है, सब कोई अपने कमाई बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहा है कि भाई खान सर के इतना लोग कहा जाता है हमारे, लेकिन खान सर तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका तो ऑनलाइन ज्यादा है। सर गोली भी चल रहा है और नहीं जो भी है उसको पुलिस का काम है देखिए। बिहार में नई
सरकार के गठन के बाद आज विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली और बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े 13 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फोकस बिहार में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना रहा। सरकार ने बक्सर में 483 करोड़ रुपए के निवेश वाली पेय पदार्थ निर्माण इकाई को हरी झंडी दे दी है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मधुबनी में अनाज भंडारण साइलो और भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने जैसे बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। आम जनता को राहत देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता की आय सेवा को बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य की गति देने और बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार का दावा है कि ये फैसले बिहार में विकास और रोजगार को एक नई रफ्तार देंगे। इस पूरी बैठक और फैसलों को लेकर क्या कुछ कहना है कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव का, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्य अभियंता के 2 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2026 तक किए जाने के कारण इस अवधि में इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 164 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश 18 करोड़ 72 लाख और राज्यांश 12 करोड़ 48 लाख 37 हजार, कुल 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 26-27 से 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, इस हेतु 38 पदों का सृजन करने तथा 2 करोड़ 11 लाख 89 हजार रुपये प्रति वर्ष व्यय करने एवं भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 2 करोड़ 24 लाख 37 हजार रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नवानगर जिला बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के संगत नियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का 10वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा जिला के एम्स के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी एवं गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें नई जो राशि है वो 184.65 करोड़ रुपए की राशि प्राकलित की गई है। वास्तविक जैसा रहेगा उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्व में जो 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी या उसके अधीन है, उससे कम है। खिरोई, बागमती, ये 2 नदियां हैं और अन्य भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी गाद का उपयोग इस हेतु किया जाएगा। 11वां एजेंडा था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ तथा दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने के संबंध में प्रावधान स्वीकृत किए गए। से अनापत्ति कैसे दी जाएगी ये स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। अभी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे पहला, सेवा संपुष्ट हो, 3 वर्ष की नियमित लगातार कार्य करने की संपुष्टि नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की गई हो, चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात पुनः राज्य के बाहर और निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए 5 वर्षों तक अनापत्ति नहीं दिया जाएगा, यानी अगली बार जाने से पहले बीच में 5 वर्ष तक यहाँ कार्य करना है। इसी तरीके से अन्य भी प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कैमूर जिला में मोहनिया अंचल के मौजा दादर के अंतर्गत 7 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आज कुल 13 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। बिहार सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण अनुकूल सफर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाई है। बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य बेहद साफ है। साल 2030 तक सड़कों पर दौड़ने वाली हर 100 नई गाड़ियों में से कम 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक यानी ईवी होनी चाहिए। और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इस नई नीति में महिलाओं को विशेष तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो उसे सीधे 1 लाख रुपए तक का अनुदान यानी सब्सिडी मिलेगी। वही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर महिलाओं और SC/ST वर्ग को 12,000 रुपए जबकि सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए की छूट मिलेगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ियों पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में भी सीधे 50% की भारी छूट दी जाएगी। अब आपके मन